तो हम बात करते हैं यार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विसेज सेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम बात करेंगे कि एक प्राइमरी सेक्टर है भाई ये, है ना, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल एक तरह से प्रोसेस होते हैं। एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक तरह से 45% ऑफ द वर्कफोर्स को एम्प्लॉइंग करता है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, employing around 45% of the workforce। कंट्रीब्यूशन की बात करें सो कंट्रीब्यूशन के अंदर अराउंड जो 18% जीडीपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है ना। सिग्निफिकेंस की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर का, सो सिग्निफिकेंस के अंदर ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, एक तरह से इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट भी करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंश्योर फूड सिक्योरिटी, raw materials for industries and exports। चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस के अंदर एक तरह से एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंट चैलेंज के अंदर आता है। जो मानसून के अंदर जो डिपेंडेंस है वो भी एक चैलेंज है भाई, खुद की पानी का सप्लाई नहीं होना। अब मानसून जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसीज हमको देखने को मिल रही है। ऑल्सो लैंड फ्रेगमेंटेड है। दिस आर द मेन चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लो प्रोडक्टिविटी, मानसून डिपेंडेंसी, मार्केट inefficiencies and land fragmentation। गवर्नमेंट सपोर्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट किस प्रकार से सपोर्ट करता है यार। तो पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की वो बात करते हैं लाइक एमएसपीज, या फिर जो एग्री एक्सपोर्ट्स है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इससे पानी मिलता है एग्रीकल्चर को, उससे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। ऑल्सो जो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन गवर्नमेंट कर रही है वो सब चीज़ से यहाँ पे एग्रीकल्चर सपोर्ट मिलता है। सो पॉलिसीज़ लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्री एक्सपोर्ट्स, subsidies, irrigation projects, and technology adaptation। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमने बात की भाई ये 45% ऑफ द वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, 18% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है
नहीं, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट्स के अंदर हमने एग्री एक्सपोर्ट्स एंड एमएसपी की बात की, सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रन कर रही है उसकी बात की यार, एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन जिससे यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है किसानों को। ठीक है, तो ये हमने बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है उसकी बात की। नेक्स्ट अगर हम की एस्पेक्ट्स की बात करें ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, की एस्पेक्ट्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट एमएसपी की एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की। दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, and agricultural exports। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ की बात की हमने की एस्पेक्ट्स में। बात करते हैं भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन की बात करें, सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गवर्नमेंट ने जो फिक्स्ड प्राइस बनाया है किसी भी मतलब चीज़ को बेचने के लिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड जो प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करता है, ये एमएसपी है किसको? किसानों को। सो गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस टू protect farmers from price fluctuation। एंड इसको अनाउंस कौन करता है भाई एमएसपी को? इट इज अनाउंस्ड बाय, सो एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, सीएससीपी जो है वो इसको अनाउंस करता है, जो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। सो इट इज अनाउंस्ड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल cost and prices, that is CACP, under the Ministry of एग्रीकल्चर। ना एमएसपी के अंदर कौन कौन से क्रॉप कवर होते हैं उसकी अगर हम बात करें, सो क्रॉप्स कवर्ड के अंदर हम बात करते हैं अबाउट 23 क्रॉप्स यार, जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप्स ये सब आते हैं। 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग cereals, pulses, oil seeds, commercial crops। अगर हम बात करें अबाउट द सिग्निफिकेंस की यार, एमएसपी का सिग्निफिकेंस क्या है? सो इंश्योर करता है फेयर इनकम को, सबको बराबर मतलब एक तरह से इनकम मिले किसानों को। इट इंश्योर फेयर इनकम एंड स्टेबलाइज करता है किसको? प्राइजेस को। बूस्ट करता है किसको? प्रोडक्शन को। सिग्निफिकेंस के अंदर सिग्निफिकेंस के बाद हम चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि एमएसपी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चैलेंजेस के अंदर बेनिफिट्स जो है वो कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में ही मिलते हैं यार, एंड प्रोक्यूरमेंट का इशू है, कभी कभी फाइनेंशियल मतलब जो कभी कभी फिजिकल बर्डन भी आता है गवर्नमेंट के ऊपर कि मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे दे रहा है तो महंगा भी हो जाता है कभी कभी सरकार के लिए। सो इट बेनिफिट्स लिमिटेड
to benefits are limited to select states. Procurement issues and fiscal बर्डन एक इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं। तो ये हमने बात की अबाउट एमएसपी की डेफिनेशन की। इसको अनाउंस कौन करता है भाई? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएससीपी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके लिए? 23 क्रॉप्स के लिए यहाँ पे ये अनाउंस किया जाता है। नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है इसकी बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के अंदर पहले तो इंडिया कितने नंबर पे रैंक करता है भाई एक्सपोर्ट्स में? तो वैसे टॉप 10 के अंदर रैंक करता है भाई अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो। इंडियाज रैंक अमॉन्ग टॉप 10 एग्री एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें सो मेजर एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा इंडिया जो है वो राइस दैट इज़ बासमती या नॉन बासमती को एक्सपोर्ट करता है। बासमती एंड नॉन बासमती wheat, spices, sugar, tea, marine products, ये सबको यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। ऑल्सो और हम बात करें एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी की 2018 के अंदर जो आया था, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में जो आया था, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एम किस चीज़ पे था, किस चीज़ पे फोकस करता है? तो इसके एम की बात करें so it focus on double agri exports, जिसमें यहाँ पे हमारे पास जो आज हो रहा है जितना एक्सपोर्ट्स को डबल करना चाहते हैं अराउंड 60 बिलियन 2020 तक। ये मिस टारगेट था, हमने इसको पूरा नहीं कर पाया। $60 billion by 2022 which is a mixed टारगेट। एम के बाद फोकस की बात करें सो इसने जो एक तरह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसने एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया, वैल्यू एडिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब चीज़ में फोकस किया। चैलेंजेस की अगर हम बात करें सो चैलेंजेस के अंदर WTO रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ की बात करें, कभी कभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी देखने को मिलता है। हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज की कमी है उसकी वजह से भी हमारे पास एक्सपोर्ट्स में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, हमने बात की बट एग्री एक्सपोर्ट्स पॉलिसी की इंडिया के रैंक तो इंडिया की तरफ से अपने पास टॉप 10 में आता है, पर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एग्री एक्सपोर्टर्स में है ना, यहाँ पे जो आया था एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी ये क्यों आया था भाई? एक तरह से इसने है ना
डबल करने की कोशिश की, किस चीज़ को, एग्री एक्सपोर्ट्स को डबल करने की कोशिश की $60 बिलियन का, जो कि हम नहीं कर पाए यार। सो ये हमने बात की अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं या फिर रिफॉर्म्स हैं उसकी। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स की। agricultural production and agriculture schemes and reforms. Agricultural schemes and reforms. ओके, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं अबाउट की क्रॉप्स की, यहाँ पे जिसको उगाया जाता है वो कौन कौन से हैं भाई। तो की क्रॉप्स की बात करें, सो फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स जो हैं वो है यहाँ पे। फूड ग्रेन्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट राइस, wheat, pulses, coarse cereals, एंड फूड ग्रेन्स के बाद हमारे पास जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसकी बात करें, सो कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट शुगर केन, है ना, जूट, टी, कॉफ़ी ना। कमर्शियल क्रॉप्स की हम बात करते हैं अबाउट हॉर्टिकल्चर की, सो हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, जिसमें इंडिया जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल और प्रोड्यूसर ग्लोबली। हॉर्टिकल्चर के बाद अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया प्रोडक्शन में, तो उसकी वजह से यहाँ पे यील्ड बढ़ा है, सॉइल डिग्रेडेशन हुआ है, वाटर क्राइसिस देखने को मिला है। ग्रीन रेवोल्यूशन impact increased yield but led to soil degradation and water crisis. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स की। एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स की। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट पीएम किसान की, पीएम किसान जो है वो किस चीज़ की बात करता है, 6,000 रुपये डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करता है फार्मर्स को हर ईयर, ठीक है, 6,000 रुपीज़ पर ईयर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर और टू फार्मर्स। एंड पीएम किसान के बाद हम बात करते हैं अबाउट पीएम फसल बीमा योजना की।
पीएम फसल बीमा योजना के अंदर जो क्रॉप इंश्योरेंस है फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, इसकी बात करते हैं यार। एंड पीएम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम केसीसी बोलते हैं, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे एक तरह से इजी क्रेडिट देता है किसको, फार्मर्स को लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे इजी क्रेडिट फॉर फार्मर्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। किसान क्रेडिट कार्ड पर हम बात करते हैं ई नाम की, दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। एक ऑनलाइन मार्केट होता है जहाँ पे खरीदार एंड बायर आते हैं। एक तरह से इसने रिमूव किया जो मिडिल मैन है उसको। सो ऑनलाइन मार्केट इंटीग्रेशन टू रिमूव मिडिलमैन। एंड जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसकी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अराउंड 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया है फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ₹1 लाख करोड़ फंड फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स की। ना चैलेंजेस की अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उसकी। सो challenges in agriculture। सो स्मॉल लैंड होल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि ज़्यादा किसानों के पास बड़ा लैंड है नहीं, बड़ा साइज है नहीं, प्रोडक्टिविटी की जो दिक्कत है वो सब इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। सो स्मॉल लैंड होल्डिंग से क्या होता है, बार्गेनिंग पावर लूज कर देता है भाई किसान। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स जो एवरेज फार्म साइज जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। एक बाप का 2 बेटे तो दोनों में बढ़ जाता है, तो इसके छोटे छोटे फार्म्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड। टेक्नोलॉजी का दिक्कत है, ज़्यादा डिपेंडेंस हमको मानसून पे जो है उसके वजह से भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंडिया की कम है कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एंड अगर हम बात करें इरिगेशन इश्यूज़ की, वो हमको देखने को मिलते हैं। सो इरिगेशन इश्यूज़ के अंदर डिपेंडेंस है मानसून पे, वो देखने को मिलता है यार। डिपेंडेंस ऑन मानसून जिसमें हमारे पास ओनली 50% जो नेट सोन एरिया है वो देखने को मिलता है अंडर इरिगेशन। तो दिक्कत है, पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से खेत होगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखने को मिलते हैं यार। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में जो लैक ऑफ स्टोरेज है और ऑल्सो जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से यहाँ पे हार्वेस्ट के बाद यहाँ पे ख़राब देखने को मिलता है भाई, फसल ख़राब हो जाता है ना। धान या फिर जो स्टॉक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे उसकी वजह से।
और क्या है भाई, जो मार्केट इनएफिशिएंसीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में। मार्केट इनएफिशिएंसीज, मार्केट इनएफिशिएंसीज की बात करें तो जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, प्राइस वॉलेटिलिटी, एल्सो जो लिमिटेड पेनिट्रेशन है, लिमिटेड पेनिट्रेशन ऑफ एमएसपी, तो ये सब चैलेंजेस हैं हमारे पास किस चीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, है ना। हमने बात की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, ये सारी की एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यार। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी बात करें तो ये भी बैकबोन है यार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जो कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है टू द जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स को। दी मैन्युफैक्चरिंग sector forms the backbone of industrial development, contributing significantly to GDP, employment and exports. It falls under the सेकेंडरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर था वो प्राइमरी सेक्टर था, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है भाई, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। जो रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से, उनको यहाँ पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन्वॉल्व्स दी प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स into finished goods। नाउ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, और टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर हम बेस्ड ऑन ओनरशिप डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेस्ड ऑन ओनरशिप यहाँ पे हम चार तरह की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जो भेल है या फिर जो सेल है। सो भेल मतलब क्या है, भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, सो ये दोनों क्या हैं भाई, पब्लिक सेक्टर्स हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन आता है? प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस इसको ओन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो टाटा मोटर्स हो गया या फिर जो रिलायंस है, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। एंड अगर हम जॉइंट सेक्टर की बात करें, तो दोनों मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज दोनों का पार्टनरशिप से इसको ओन किया जाता है। सो पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज, एग्जाम्पल के तौर पे जो मारुति सुजुकी है, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज के बीच में पार्टनरशिप से बना है। जॉइंट सेक्टर के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट कोऑपरेटिव सेक्टर। जो कोऑपरेटिव सेक्टर, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव ग्रुप्स, लाइक यहाँ पे अमूल की बात करें, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कोऑपरेटिव ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे अमूल। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप की बात किया। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज की बात करें, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड। सो बेस्ड ऑन साइज, यहाँ पे हम तीन तरह के इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, दैट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेस्ड ऑन साइज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है भाई, यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे मास प्रोडक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील, ऑटोमोबाइल्स। लार्ज स्केल के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, लेबर इंटेंसिव। एग्जाम्पल के तौर पे हैंडलूम्स एंड फूड प्रोसेसिंग। ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बाद हम बात करते हैं अबाउट माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एमएसएमईज बोल रहे हैं। सो इनको हम कैटेगराइज करते हैं, किसको माइक्रो बोलेंगे, किसको मीडियम बोलेंगे, है ना। उसको बेस्ड ऑन जो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेस में इसको कैटेगराइज करते हैं यार, जो कि इम्पोर्टेंट है। कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। सो इसके बेसिस पे यहाँ पे जो माइक्रो है, एक माइक्रो होता है, एक स्मॉल होता है एंड एक मीडियम है, ठीक है। तो माइक्रो में जो यहाँ पे
इन्वेस्टमेंट लिमिट जो बनाया गया है इट इज़ 2.5 करोड़ एंड जो टर्न ओवर है इट इज़ 10 करोड़ एंड स्मॉल के अंदर यहाँ पे 25 करोड़ इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे टर्न ओवर 100 करोड़ होना चाहिए। मीडियम के अंदर 125 करोड़ इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड 500 करोड़ तक यहाँ पे टर्न ओवर लिमिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलेंगे। ये चेंज किया गया है, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट है एंड ये टर्न ओवर है। ये अप्रैल जो है ना 2025 में यहाँ पे ये बदला गया था पहले से। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनकी, सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं भाई, जहाँ पे नाम से समझ आ रहा है एग्रीकल्चर वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक कॉटन, लाइक शुगर, टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जूट का, फूड प्रोसेसिंग, तो ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए। एग्रो बेस्ड के बाद हम बात करते हैं अबाउट मिनरल बेस्ड, एंड मिनरल बेस्ड के अंदर हम बात करते हैं अबाउट आयरन एंड स्टील की, हम बात करते हैं अबाउट सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की, हम बात करते हैं अबाउट एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़ की। एंड मिनरल बेस्ड के बाद हम अगर बात करें फॉरेस्ट बेस्ड, सो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम बात करते हैं पेपर, टिम्बर, फार्मास्यूटिकल्स की, पेपर, टिम्बर, फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम बात करते हैं अबाउट पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ की, पेंट्स वाले इंडस्ट्रीज़ की, तो ये केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो ये हमने बात की वो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। नाउ अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन इंडिया की, सो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन इंडिया की कौन कौन से पॉलिसीज़ इंडिया में इंडस्ट्री से रिलेटेड लिए गए हैं, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एंड जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है 2011, उन तीनों चीज़ों की बात करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, दैट इज IPR 1956, it laid the foundation of mixed economy, laid the foundation of a mixed economy। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, सो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो हमको देखने को मिलता है 1991 में, एंड इट फोकस्ड ऑन व्हाट, इट फोकस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फोकस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG, दैट इज LPG रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की बात करते हैं जो कि 2011 में आया था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसको हम बोल रहे हैं NMP, जो कि 2011 में आया था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसकी बात करता है, इट एम्ड एट इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर contribution to 25% of GDP and
क्रिएटिंग 100 मिलियन जॉब्स बनाने की बात करता है फॉर मतलब 2022 तक ये 100 मिलियन जॉब्स मतलब 10 करोड़ जॉब्स बनाने की बात करता है। तो ये हमने बात की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया के अंदर तीन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की ना। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो हम बात करते हैं बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे ना। एक तरह से ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करें so this SEZs are export oriented जोन्स जो कि ऑफर क्या करते हैं ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस यहाँ पे ऑफर करते हैं। एंड जो SEZ है एक्ट 2005 की बात करें तो SEZ एक्ट 2005 जो था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बूस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए ना। और हम बात करें इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े भाई SEZ के अंदर। चैलेंजेस के अंदर यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो चैलेंज है भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक तरह से SEZ का, है ना। पॉलिसी यहाँ पे SEZ में पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसीज भी देखने को मिली यार। ओके, तो हमने बात करें SEZ की। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स की तो ये क्या होते हैं भाई। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स की बात करें सो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो इंटीग्रेट किए गए हैं विद द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यार। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। की ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम बात करते हैं जो इनकम मतलब जो इंक्रीज देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ में, वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन का। इसने एक तरह से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस किया। इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, enhance global competitiveness and also ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन है इट फोकसेस ऑन
MSMEs and innovation driven industries. ओके, मेन एम क्या था भाई? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन का इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ। नेक्स्ट मेक इन इंडिया पॉलिसी की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे मोदी सरकार ने लाई थी 2014 के अंदर। मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात करें, इसका एम क्या था भाई? इसको लॉन्च करने का एम था कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करना चाहते थे इंडिया के अंदर, एंड एक इंडिया को ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनाने चाहते थे। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, और ये फोकस करता था 25 की सेक्टर्स में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इन सब चीज़ों पे। सो मेक इन इंडिया इट एम्ड एट boosting manufacturing and making India a global production hub, and it focus on 25 key sectors including automobiles, electronics, pharmaceuticals and टेक्सटाइल्स। की अचीवमेंट्स की बात करें, मेक इन इंडिया की अचीवमेंट्स क्या क्या थे भाई? की अचीवमेंट्स के अंदर इसने इंक्रीज किया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो था मैन्युफैक्चरिंग में, उसको इंक्रीज किया यार। इंक्रीज्ड FDI इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड इसने ग्रोथ लाया इन डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो मेजर स्कीम, जहाँ पे नेक्स्ट मेजर एक तरह से पॉलिसी जिसमें हमारे पास आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब है ना, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी है दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत, जिसको सेल्फ रिलायंट इंडिया बोलते हैं। 2020 में आया था ये आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि 2020 के अंदर आया था। एंड ये जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यार? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की बात करता था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ये मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके। सो रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। की पिलर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, की पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो ये इकोनॉमी पे फोकस करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी डिमांड
ऑल्सो जो इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए अंदर आत्मनिर्भर भारत, अगर हम उनकी बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स की, जिसमें हम बात करते हैं इंसेंटिव्स फॉर 14 की सेक्टर्स, वोकल फॉर लोकल की बात की गई यार, मतलब इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करने की बात करनी है अपने को, प्रमोटिंग इंडियन ब्रांड्स एंड MSME सपोर्ट देने की बात की गई यहाँ पे। जो MSME सपोर्ट है इसमें MSME सपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे लोन्स देंगे MSMEs को, सब्सिडीज देंगे, रिड्यूस करेंगे किस चीज़ को, रिड्यूस करेंगे कंप्लायंस बर्डन को। सो ये सब इंसेंटिव्स की हमने बात की। आत्मनिर्भर भारत, जिसको मेक इन सेल्फ रिलायंट इंडिया भी बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात की गई, MSME सपोर्ट देने की बात की गई। ठीक है ना। चैलेंजेस भी हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यार। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, challenges in मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो चैलेंजेस के अंदर हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स लाइक पावर की कमी है, लॉजिस्टिक में यहाँ पे जो है ना कॉस्ट ज़्यादा है, डिले होता है, कनेक्टिविटी इश्यूज जो है ये सब मैन्युफैक्चरिंग को एक तरह से रोक देते हैं यार, रोक देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक डिले या फिर जो रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं वो भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक चैलेंज के तौर पर उभर के आए हैं। ब्यूरोक्रेटिक डिलेस एंड रेगुलेटरी हर्डल्स, लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन जो हम नहीं करते रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से हम दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ऑल्सो जो कंपटीशन है फ्रॉम चाइना एंड जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे चीप लेबर है ना, वहाँ पे रेगुलेटरी हर्डल्स कम है, तो उसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया यार। तो ये चैलेंजेस हमने बात की अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की यार, जिसको हमने सेकेंडरी सेक्टर बोला। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी सर्विसेज सेक्टर की, जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर which is also known as tertiary sector। सो ये सर्विस सेक्टर है, इसकी अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स व्हाट, जो इंटेंजिबल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है लाइक IT, बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब चीज़ों की बात करता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ GDP, अराउंड 50 to 55% जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है। एंड इट इज़ द की एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन द इकोनॉमी। It provides, that is service sector, it provides intangible goods slash services like
IT, banking, education, tourism, etc. And it is the largest GDP contributor. It is around 50 to 55%, and key employment जनरेटर है ये. दैट इज़ अराउंड 50 to 55% GDP, मतलब समझना बहुत ज़्यादा हिस्सा बना रहा है, बिकॉज एग्रीकल्चर अराउंड 18% यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है. नाउ की कंपोनेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे कि कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर, सो की कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट IT की, टेलीकॉम की कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे अबाउट पहला जो है दैट इज़ IT एंड ITES की बात करते हैं. IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज की बात करें, सो इट इज़ द ग्लोबल IT हब. इंडिया जो है ग्लोबल IT हब है, जहाँ पे बेंगलुरु एंड हैदराबाद के अंदर देखने को मिलती है यार. जैसे कि जो बैलेंस ऑफ मतलब BPOs हो गए, अकाउंट कंप्यूटिंग के अंदर, है ना, AI के अंदर. इंडिया इज़ द ग्लोबल IT हब. बेंगलुरु, Hyderabad, and it includes BPO, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब सर्विसेज की बात करता है. नेक्स्ट जो है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे सर्विस सेक्टर के अंदर कंपोनेंट्स की, दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. इसको BFSI भी बोलते हैं. सो ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इसकी बात करें तो यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग जो है, UPI, फिनटेक, इंश्योरेंस अंडर जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो सब चीज़ों के अंदर बात होती है यार. डिजिटल बैंकिंग, UPI, फिनटेक, इंश्योरेंस अंडर IRDAI, तो ये हमने बात की. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की. सो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो इसके अंदर इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर हमारे पास जो मेडिकल टूरिज्म देखने को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है भाई ये. इनक्रेडिबल इंडिया मेडिकल टूरिज्म and these are employment intensive. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के बाद हम बात करते हैं बहुत ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की. सो जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हैं इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला, DFC, जिसने एक तरह से इम्प्रूव करने की बात की, अबाउट मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश की कनेक्टिविटी को. भारतमाला, सागरमाला, DFC इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टेलीकॉम सेक्टर की.
तो जो टेलीकॉम सेक्टर है ये एक तरह से 5G जो रूल आउट आया, 5G रूल आउट जो है, या फिर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम, तो एक तरह से सर्विस सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कनेक्टिविटी इम्प्रूव किया, रूरल ब्रॉडबैंड एक्सपांसन की बात करें। सो दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर बात करें, सो इट इज़ रिटेल एंड ई कॉमर्स, या फिर हम बात करते हैं अबाउट हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल की, हेल्थ केयर एंड फार्मा की अगर हम बात करें तो इसने हम बात करते हैं अबाउट आयुष्मान भारत, मेडिकल टूरिज्म, जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, आयुष्मान भारत, मेडिकल टूरिज्म, जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट्स, तो ये सब इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट है यार यहाँ पे सर्विस सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, इट इज़ अबाउट रिटेल एंड ई कॉमर्स की बात करते हैं यार, रिटेल एंड ई कॉमर्स। सो रिटेल एंड ई कॉमर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो फंड एट इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिला इन रिटेल, है ना, एंड जो ONDC है, डिजिटल मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, सब इस चीज़ें इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर का पार्ट बनाती है यार, की कंपोनेंट है। सो FDI इन रिटेल, ONDC, डिजिटल मार्केट प्लेस, इसमें हम बात करते हैं अबाउट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट की। इसके बाद हम बात करें अगर नेक्स्ट की कंपोनेंट की, तो हम बात करते हैं अबाउट एजुकेशन एंड स्किलिंग की, एजुकेशन एंड स्किलिंग। एजुकेशन एंड स्किलिंग जो है, जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 में जो आया था, स्किल इंडिया की बात करते हैं यार, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, इसने एक तरह से बूस्ट किया किसको, ह्यूमन कैपिटल को। तो दिस आर दी की कंपोनेंट्स यार, की कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, की कंपोनेंट्स ऑफ दी सर्विस सेक्टर। की कंपोनेंट्स के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सर्विस सेक्टर को जो ग्रोथ करते हैं उसकी बात करें। सो ग्रोथ ड्राइवर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, हम बात करते हैं अबाउट अर्बनाइजेशन एंड जो मिडिल क्लास राइज हमको देखने को मिला उसकी बात करते हैं यार, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज देखने को मिला डिमांड, किस चीज़ का इंक्रीज, डिमांड फॉर सर्विसेज, जो FDI एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक एंड FDI एंड ग्रोथ के अंदर यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स में अर्बनाइजेशन एंड मिडिल क्लास के जो लोग थे उसमें जो बढ़ा देखने को मिले, उसके सर्विस का डिमांड बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से सर्विस सेक्टर का यहाँ पे डिमांड बढ़ा यार, जिसमें जो ITs हैं, IT BPO बूम देखने को मिला, बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, तो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हुए, डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे
बूस्ट देखने को मिला। डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर जो यूपीआई है या फिर जो एआई हो गया, ई कॉमर्स जिसमें हम फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, अमेजोन की बात करें, जो एड टेक है लाइक फिजिक्स वाला बाईजूस जो डूब गया एक तरह से हम बोल सकते हैं। सो ये यहाँ पे ये एक्सपांसन की वजह से सर्विस सेक्टर के अंदर यहाँ पे बूम देखने को मिला। डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से जो गवर्नमेंट सपोर्ट्स था टुवर्ड द सर्विस सेक्टर लाइक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उन सब चीज़ों से भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। गवर्नमेंट सपोर्ट के अंदर हम बात करते हैं अबाउट डिजिटल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, हम बात करते हैं अबाउट आत्मनिर्भर भारत की। चैलेंजेस अगर हम बात करें तो हमने गुड ड्राइवर्स की बात की, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट चैलेंजेस की। सो चैलेंजेस अगर हम बात करें तो चैलेंजेस में जो जॉबलेस ग्रोथ हमको देखने को मिलता है इन सर्विस सेंटर यार, उसकी जॉबलेस ग्रोथ की बात करें सो हाई जीडीपी जो है, हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन बट फ्यूअर जॉब्स। जॉबलेस ग्रोथ के बाद जो अनइक्वल ग्रोथ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है यार। है ना, बट टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक्स में यहाँ पे लैगिंग जो होती है उसकी वजह से यहाँ पे अनइक्वल ग्रोथ। आईटी बूम कर रहा है, टूरिज्म बूम नहीं कर पा रहा, लॉजिस्टिक ब्लैक कर रहा है, तो यहाँ पे एक अनइक्वल ग्रोथ देखने को मिल रहा है सर्विस सेक्टर में। वो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जिसको हमको रिजॉल्व करना ज़रूरी है भाई समय के साथ साथ। अनइक्वल ग्रोथ के बाद जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसके अंदर यहाँ पे गैप है। स्किल वर्कफोर्स गैप, इट नीड फॉर इंडस्ट्री अलाइंड स्किलिंग। एंड जो डिजिटल डिवाइड है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। डिजिटल डिवाइड के अंदर जो अनइक्वल एक्सेस है रूरल एरियाज़ का, अनइक्वल एक्सेस टू रूरल एरियाज। सो ये हमने बात की अबाउट दी चैलेंजेस जो कि फेस करना पड़ता है सर्विस सेक्टर को। सो इन ग्रॉस हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी सर्विस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स, चैलेंजेस की, कंपोनेंट की। उससे पहले सर्विस सेक्टर से हमने बात की अबाउट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के चैलेंजेस की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, मेक इन इंडिया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन की बात की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड, है ना। इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज द सेकेंडरी सेक्टर की बात की। उससे पहले हमने एग्रीकल्चर के चैलेंजेस की बात की, है ना, प्रोडक्शन में क्या दिक्कतें हैं, एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड रिफॉर्म्स की बात की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात की, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज द प्राइमरी सेक्टर की बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यार।